ने एक यॉर्कर फेंकी जिसमें इसने क्या करा, इसने इन गल्फ देशों में इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को अटैक करना शुरू करा। जो खामेनेई मारा गया, इसमें एक इनका एसेट था, वो CIA का बंदा था, इनसाइडर, जिसने इनको एग्जैक्ट डिटेल दी। कैमरा से इनको हैकिंग हुई और सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब हुई, बट आखिरी मिनट टू मिनट की अभी ये इस कमरे में है कि उस कमरे में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। गद्दार की वजह से खामेनेई मारे गए। एब्सोल्युटली यही हो रहा है। ईरान के पास फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से ईरान को अभी तक वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना चाहिए था। ट्रम्प के जो बयान हम सुन रहे हैं, हालिया कई बयान हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि जंग इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं, 4 हफ्ते या 5 हफ्ते चल सकती है। तो आप इसको क्या देख रहे हैं कि इस वाकई ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है? ये युद्ध चलने को 4-5 हफ्ते क्या 4-5 महीने क्या 4-5 साल चलेगा, चल सकता है, पर होने को 4-5 दिन भी चल सकता है। ट्रम्प और अमेरिका का विचार ये था कि इसे 4-5 दिन में निपटाने का उनके माइंड में चल रहा था मॉडल वेनेजुएला का। वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को किडनैप किया, जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उसको घंटों बाद, मात्र चंद घंटों में फ़ोन किया कि आप अपने ऑफिस में आइए, हमें आपसे बात करनी है। आप अपने डिफेंस मिनिस्टर और अपने स्पीकर को लेकर आइए, हाउस का जो है पार्लियामेंट का। वो आए अपने ऑफिस में, इनको अमेरिकन कमांड, सेंट्रल कमांड फ्लोरिडा से फ़ोन आया, जनरल था वहाँ। उसने इनको बोला आपके पास 15 मिनट हैं, डिसाइड करो हमारे साथ काम करोगे या नहीं। अगर डिसाइड करते हो कि नहीं करोगे हमारे साथ काम, तो इस 15 मिनट के अगले 15 मिनट में तुम सब मारे जाओगे। यस और नो अभी डिसाइड करो। तो रॉड्रिगेज वगैरह जो भी था वो कर गए, चलो करते हैं कोऑपरेट। तो इन्होंने ये सोचा था कि ईरान में भी ऐसे होगा, ठीक है, खामने मार देंगे, नेक्स्ट सक्सेसर कोई आएंगे, ये नेक्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप जो होगी उनको भी इसी तरह धमकाएंगे, भैया तुम एग्री करो नहीं तो तुम्हें फ्लैट करते हैं। और है कैपेबिलिटी अमेरिका के पास। पर इशू ये हुई है कि ईरान की इनका जो ढांचा है, जो सिस्टम है, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और इनका स्पिरिचुअल क्लेरिक का पूरा इकोसिस्टम है, वो इतना आई थिंक एंट्रेंच्ड है कि नेक्स्ट लेयर ने भी मना कर दिया है इनको कि हम नहीं कोऑपरेट करेंगे। तो अभी ये नेक्स्ट लेयर को मारेंगे। हो सकता है अगली लेयर जो आए, अभी इस जो सक्सेसर बना इसे मार देंगे, मार सकते हैं। ये जो खामेनेई के जो बेटे बने हैं, मुस्तफा खामेनेई, उनके बारे में भी अमेरिका का कहना है कि हम उनको नहीं मंजूर करते हैं। हाँ ठीक है ना, मंजूर नहीं करते और मारने की कोशिश करेंगे। अगर वो बन जाते हैं मारने की कोशिश करेंगे और चांस है मार भी देंगे। और बाय द वे ये सब मारे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन देशों के अंदर गद्दार बैठे हैं। मदुरो के बॉडीगार्ड टीम्स में से एक सीनियर आदमी था जो कि बिक गया था, बिका हुआ था CIA से। यहाँ पर भी जो खामेनेई मारा गया, इसमें एक इनका एसेट था, वो CIA का बंदा था, इनसाइडर, जिसने इनको एग्जैक्ट डिटेल दी। कैमरा से इनको हैकिंग हुई और सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब हुई, बट आखिरी मिनट टू मिनट की अभी ये इस कमरे में है कि उस कमरे में इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। गद्दार की वजह से खामेनेई मारे गए। एब्सोल्युटली यही हो रहा है। तो एक मॉरल है मेरे ख्याल से दुनिया भर की सरकारों के लिए कि आपकी सबसे बड़ा जो खतरा है ना, अपने सबसे सीनियर, सबसे अंदर मिलिट्री या इंटेलिजेंस वालों से है, जो कि मोसाद या CIA खरीद लेते हैं या ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बाय द वे वो लेसन है। तो अगर अगली लेयर मान जाती है हाँ, तो 5 दिन में युद्ध रुक जाएगा। लेकिन सर असली लड़ाई जो है, अमेरिका का ये कहना है और इजराइल का कि ईरान बड़ा न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास, जिसके लिए हालांकि ईरान ने कभी ना तो उसका खंडन किया ना तो उसकी पुष्टि की। और अमेरिका का कहना है कि हम इसे इसलिए रोक रहे हैं ताकि ये न्यूक्लियर पावर न बन सके। आप मानते हैं वाकई कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है और ये इस युद्ध के बाद वो पीछे हट जाएगा इसको हासिल करने से? मेरे ख्याल से ईरान के पास फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, शायद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से ईरान को अभी तक वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेना चाहिए था, दुनिया को बता देता मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो अमेरिका आप पे अटैक ना करता। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है। ओके, सद्दाम मारा गया क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। ओके, गद्दाफी बना रहा था पर उसने गिव अप कर दिया, मार दिया। तो अगर इनके पास होता
इन्होंने डेवलप कर लिया होता तो आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट करते। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इनके पास है, बट वो एनरिचमेंट के रास्ते जा रहे हैं। कोशिश में तो थे, ये बात तो है, है। यस, इनफ करें। पर बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें बड़ी आयरनी भी है इस रीजन की। अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि हम ईरान को इसलिए हमारे लिए थ्रेट है ये, क्योंकि ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, ईरान कहता है। तो इसलिए इजराइल कहता है कि अगर ये कहता है कि डेथ टू इजराइल तो ये तो मेरा जानी दुश्मन हुआ, मुझे इसे मारना है। अब बात यह है कि ये ईरान डेथ टू अमेरिका कहता क्यों है? कभी दर्शक आपके ये भी सोचें, 1953 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था ईरान का, जिसको अमेरिकन CIA ने सत्ता से उतारा, जेल में डलवाया और वो बाद में मर गया। उसकी जगह इन्होंने शाह को बिठाया। शाह ने इनसे जो ऑयल कंपनीज थी, ये नेशनलाइज करने जा रहा था इसलिए उसे उतारा था। शाह ने ऑयल कंपनीज अपनी ईरानियन अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर को दी, अमेरिका से प्लेन्स खरीदे, वेपन्स खरीदे। और शाह की रेजीम भी काफ़ी डिक्टेटोरियल थी। शाह की एक सीक्रेट पुलिस थी जिसको कहते हैं सवाक, जो कि टॉर्चर करती थी, मारती थी। तो देश के अंदर जो भी हुआ, लोग तरस्त हो गए उस डिक्टेटर के एटीट्यूड से। 79 को जो रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने शाह को खदेड़ फेंका। जब रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने कहा डेथ टू अमेरिका, क्योंकि उन्हें था शाह जो कर रहा है ये तो अमेरिका की सपोर्ट से ही और अमेरिका करवा रहा है। तो ईरान जो कहता है डेथ टू अमेरिका, उसका रीज़न है। अब बात ये होगी, दोनों एक दूसरे को डेथ कहते हैं। डेथ टू अमेरिका कहता है डेथ टू इजराइल, इजराइल कहता है डेथ टू ईरान। तो हम इस युद्ध को हम क्या देखें, इसका भविष्य क्या देखें? क्या ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है? मिडिल ईस्ट के सारे देशों को भी ईरान ने अपना एक तरह से दुश्मन बना लिया है। जो इस्लामिक और देश हैं वो भी नाराज़ हैं। ये नाराज़गी अब किस रूप में सामने आएगी? देखिए, पहला फार्मूला जो वेनेजुएला वाला, या कि कोई जो रेजीम कोलैप्स हो जाए, कोई डील हो जाए अमेरिका के साथ, वो पॉसिबिलिटी है। बट अगर वो नहीं होता है तो ये तो इस रीजन में महीनों साल भर चलेगी जंग, ऊपर नीचे है जो भी कुछ। ऐसे होगा जैसे मानिए हिजबुल्लाह है, पिछले सालों से लड़े जा रहे, हूती हैं लड़े जा रहे। भाई हूती भी तो एक नेशन है। हूती यमन 2/3 यमन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से ईरान भी बन सकता है, चले जाएगा इनके खिलाफ। एक अमेरिका की एक कोशिश है कि हाँ सत्ता परिवर्तन होना, इसलिए मैं कहीं पढ़ रही थी कि अमेरिका एक बी प्लान पे काम कर रहा है कि जो इराकी कुर्द लड़ाके हैं उसको एक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि करीब 2 लाख ऐसे इराकी कुर्द लड़ाके हैं, इनको एक्टिव कर दिए और ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए जाएं। लेकिन विदेश मंत्री जो है ईरान के आराघची, वो कहते हैं कि हम अमेरिका के बी प्लान को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप गृह युद्ध करवाने में ईरान में कामयाब हो सकते हैं? हो सकते हैं कामयाब, तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये जो कह रहे हैं रेजीम चेंज, इन्हें रेजीम चेंज नहीं, पहला कदम तो करना चाहिए, कहना चाहिए रेजीम कोलैप्स। अब ऐसे में यस, अच्छा, कुर्द को लेके आई थिंक हमें थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि ईरान के अंदर एक इलाका है जो जहाँ पे कुर्दिश लोग रहते हैं, राइट। इराक में भी एक इलाका है जहाँ कुर्दिश रहते हैं। टर्की में भी एक इलाका है जहाँ कुर्दिश रहते हैं। इनफैक्ट अगर इन्होंने ईरान के अंदर जो कुर्द हैं, यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करते सोचते हैं, ज़्यादा नहीं पर कुछ करते हैं, राइट। तो ट्रंप का अब सोचना है कि इनको हम एक्टिवेट कर दें रेजीम के अंदर, ओके। उसमें प्रॉब्लम आएगी इनको, क्योंकि उसमें टर्की बहुत अगेंस्ट है, इराक भी अगेंस्ट, क्योंकि ये जो कुर्द लोग हैं बाय द वे अपना ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो अगर वो इसी को हवा देना चाहते हैं ट्रंप, नहीं, ग्रेटर कुर्दिस्तान को तो नहीं, वो तो अभी फिलहाल ईरान के अंदर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर यहाँ के कुर्द मतलब पावरफुल हो गए थोड़ा, तो फिर ये वाले कुर्द जो टर्की के कुर्द हैं उनसे मिलने का करेंगे। और टर्की तो उनके कुर्द हैं PKK ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो आतंकी डिक्लेयर करा हुआ है टर्की ने। तो टर्की कभी ये नहीं चाहेगा कि कुर्द को कुछ एम्पावरमेंट हो, चाहे ईरान में भी, क्योंकि एक बार उनमें थोड़ी ताकत आ गई तो वो टर्की वाले कुर्दों को भी उकसा देंगे। तो इसमें है कॉम्प्लिकेशंस, बट कुछ हो सकता है। बट आई थिंक इंडिया के लिए जो चिंता का विषय है, इसमें एक चिंता तो अलग है, सॉरी, बट इंडिया को जो देखना है ये इनकी जो कि अंदरूनी ऑपोजिशन ग्रो करो। कुर्द हैं ईरान के नॉर्थ वेस्ट में, जिनको इंसाइट कर रहे हैं, वो अपना
इंसर्जेंसी भी है। इसी तरह से ईरान के साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है, सिस्तान प्रोविंस जो है। ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है और बॉर्डर पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान है। तो ईरान के भी जो बलूची हैं वो ईरान सरकार से अलग होना चाहते हैं। तो अमेरिका और पाकिस्तान के भी बलूची अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है हमें देखने को कि अगर मानो ट्रंप कुर्द को पैसा दे, वेपन्स दे, चलो तुम लड़ो, और यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर से पैसे भेजे, वेपन्स भेजे, और ईरान के अंदर जो बलूचियों ने बोले लड़ो, ठीक है, वो लड़ गए अपनी सरकार से जो भी करते रहे, यहाँ भी वही प्रॉब्लम होगी। जब ईरान के बलूचियों में ताकत ज़्यादा आ जाएगी तो वो तो पाकिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान है वो दोनों आपस में मिलने का करेंगे, तो पाकिस्तान को खतरा है ये। तो बड़ी इंडिया को जो सोचना है एक और, तो इसे ट्रैक करना है कि बलूचिस्तान में क्या करता है अमेरिका, उकसाता है कि नहीं, उसमें पाकिस्तान को नुकसान है। सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है जो इन्होंने पिछले साल करीब अभी किया 6 महीने सितंबर में किया ना, कि एक पे अटैक दूसरे पे माना जाएगा। अब सऊदी भी तो अटैक हुआ है ईरान से, तो क्या पाकिस्तान उस पैक्ट के अंतर्गत ईरान को अटैक नहीं करेगा? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।